नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत सरकारी शिक्षक के साथ 22,48,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला संज्ञान में आया है। दरअसल आरोपी फारूक ने सरकारी शिक्षक रशीद को पैसा डबल करने सहित व्यापार में साझेदार कर मोटा मुनाफा कमाने की झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित शिक्षक रशीद खान ने बताया कि दादर निवासी फारूक खान ने पहले उससे दोस्ती कर नज़दीकी बढ़ाई और उसके परिवार में आना जाना शुरू किया। फारूक ने उसे विश्वास दिलाकर पैसे डबल करने की बात कही और चेक दिया। उसके बाद फारूक ने अचानक रुपयों की ज़रूरत पड़ने के चलते राशिद के सामने अपना मकान बेचने की पेशकश की। आरोपी फारूक ने राशिद का SBI से 15 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख सहित अन्य जगह से लोन करवाकर उक्त राशि को हड़प लिए और मकान की रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। जिसके बाद पीड़ित शिक्षक राशिद खान अरावली विहार थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित शिक्षक राशिद खान सामूला का निवासी है, जो मुरेड़ा गांव में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। कि मेरी फरवरी में फारूक खान जो दादर के रहने वाला है और जयंती फैक्ट्री के पास उसका रेजिडेंस है, उन्होंने मंगलम रेजिडेंस में प्लेट नंबर 109 किराए पे मकान लिया था। मेरे को बताया था, मैंने खुद ने ख़रीदा है ये। और उन्होंने उस मकान में रहकर मेरे को अपना रेजिडेंस मेरे से दोस्ताना बना लिया, घर पे आना जाना कर दिया बीवी बच्चों के साथ। बोल रहा है मेरे दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे AC वेंटिलेशन का काम है और विदेश में सेको के पास भी मेरा 20 साल का ठेका है, वहाँ भी विदेशों में मैं रहता हूँ। और भाई मैं आपको है ना, पहले सबसे पहले उन्होंने मेरे को अवॉइड किया कि भाई मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, आपको मैं 2 पैसे कमा दूँ तो कैसे रहेगा। मैंने बोला भाई कैसे। उन्होंने कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं आपको 1 महीने के 30,000 रुपये कमा के आपको दे दूँगा, 3 दिन बाद ही चेक काट दूँगा, आपको नगद चेक दूँगा। वहाँ से भाई मेरे को उन्होंने, मैं अपने बीवी को लेके गया साथ में, उनके कान के टॉप्स बेचे और कुछ घर से इकट्ठे रुपए करके मैंने उन्होंने 1 लाख रुपए दिए उनको। उन्होंने जस्ट ही मेरे को एक चेक काट के दिया 1,30,000 का। घर पे खाना खिलाया, पता नहीं खाने में क्या मिला दिया। उस दिन से मैं उनके सामने, उनके बच्चों के सामने, मेरे पूरे बच्चों को खिलाया उन्होंने और आप लोगों ने नहीं खाया। फिर वो घर पे बचा खाना हमको भी दे दिया और घर पे जाओ आप, ठीक है आपको ये चेक है और आप इसको अभी मत लगाना भाई, अगले महीने में फिर डबल कर दूंगा आपका ये। कोई बात नहीं, मैंने नहीं लगाया, हम घर पे आ गए। उसके बाद उसका फिर मेरे घर पे अच्छी VIP गाड़ी रखता है, स्कोडा 45 लाख रुपए की, अच्छी सूट बूट में रहता है। बोलता है भाई मैं अपना भाई बना के, पार्टनर बना के आपको पैसे कमाऊँगा। उसके बाद भाई वो घर पे आना जाना हो गया उनका। फिर उन्होंने चेक को नहीं लगाने के लिए बोला। फिर उन्होंने एक रचना रची कि भाई सीधे आदमी है। उन्होंने एक कहा कि मैं तो भाई यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा मकान है घर का 22.5 रिहायशी मकान है, मैं 22.5 लाख रुपए का उसको बेच रहा हूँ और आप ले लो। मैं भाइयों के हिस्से में से मेरा मकान आ रहा है और मैं उसको कहा कि मैं तो भाई यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरा मकान है घर का 22.5 रिहायशी मकान है, मैं 22.5 लाख रुपए का उसको बेच रहा हूँ और आप ले लो। मैं भाइयों के हिस्से में से मेरा मकान आ रहा है और मैं उसको मकान को जल्दी आपके सुपुर्द कर दूंगा। मुझे रुपए चाहिए, पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरा 72 लाख का चेक आ रहा है मेरा भाई। फिर मेरी जो भी होगा देखा जाएगा, मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी मदद करो आप। उन्होंने विभिन्न बैंकों से, SBI बैंक से 15 लाख का लोन उठवाया, मेरे साथ गया। CCTV में मेरे से जो पैसे उन्होंने अपने कब्जे में लिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई। और फिर उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा गया, ATM लोन लिया उन्होंने 5 लाख का, मेरे से लिवाया, वहाँ भी मेरे साथ था। उसके बाद पेटीएम लोन 3 लाख का वो लिया, वो भी उन्होंने मैंने नकद दे दिया। कुल मिला के मेरी जो रकम थी 22,38,000 कुछ। फिर उसके बाद फिर मैंने घर से रुपये दिए उनके भाई
उनके भांजा अजय खेलदार, पिता अशरफ, भाई आसू और आजम, ये 5 लोग मेरे घर पे आए। 7,60,000 उनको घर पे दिए। टोटल मेरी रकम भाई उनके पास 22,48,000 रुपये पहुँच गई है। और उन्होंने बोला, घर पे गए भाई मकान की रजिस्ट्री करो, तो बोला भाई हमने तो आपके साथ झूठ बोली है और हम आपको झूठ बोल के ठगी करी, हम आपको ना रजिस्ट्री करा रहे ना कुछ करा रहे। अब उन लोगों का कोई फोन मिलाते हो, कॉल कुछ नहीं लगा? कॉल उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। मैंने फ़ोन पे बोला भाई मेरी किस्तें जा रही है, मैं इतना कहाँ से चुकाऊँगा। टोटल कितने की ठगी हुई आपके साथ? टोटल साहब मेरे साथ 22,48,000 रुपये की। आबकारी विभाग ने विभिन्न जगहों पर छापामार कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आबकारी विभाग के पीओ सतीश कुमार ने बताया कि काफ़ी दिनों से ग्रामीण क्षेत्र के आसपास इलाके में अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचे जाने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना पर आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने घेराबंदी करते हुए हथकढ़ शराब के साथ घाटला के सरदारों का बास निवासी आरोपी गजेश सिंह, अंग्रेज सिंह, पड़ीसल निवासी गुरमेज और नशोपुर निवासी राजेंद्र को गिरफ्तार किया है। टीम ने इसके पास से रबड़ की ट्यूब में भरी हुई हथकढ़ शराब बरामद की है। उक्त चारों आरोपियों पर पूर्व में भी कई मामलों में प्रकरण दर्ज है। थाना पुलिस द्वारा अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद उक्त चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 15/6/2023 को मैं जाब्ता के साथ यहाँ से थाने से रवाना होकर घाटला पड़ीसल रेड गश्त करते हुए गांव घाटला में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए, जिसके पास एक रबड़ ट्यूब में 55 लीटर हथकढ़ नाजायज शराब बरामद की गई। दूसरे के पास से 52 लीटर एक प्लास्टिक जरीकन में प्राप्त की। और आज सुबह एक अभियुक्त पूर्व का फरार, उसको रेलवे पड़ीसल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके लाया गया। एक अभियुक्त नशोपुर से पूर्व का गिरफ्तार करके लाया गया, जो आज न्यायालय में। सदर थाना पुलिस ने मारपीट और अपहरण करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि चौपाकी निवासी परिवादी फखरुद्दीन ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके भाई जावेद और जुबेर का किसी ने अपहरण कर लिया और पैसों की मांग कर रहे हैं, जिस पर तुरंत प्रभाव से टीम का गठन किया गया। इसके बाद तकनीकी सूचना और सर्विलांस की सहायता से दोनों आरोपियों को दबोचकर दोनों पीड़ितों को दस्तयाब किया गया। थानाधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जुबेर और जावेद डंपर में गिट्टी सप्लाई का कार्य करते हैं, जिसकी किसी अन्य वाहन चालक से टक्कर हो गई। इस दौरान दोनों में पैसों की लेन देन को लेकर बात चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया, जिस पर आरोपी सद्दाम और खलीफ ने दोनों को पकड़कर बंद कर दिया और परिजनों से पैसों की डिमांड की, जिस पर थाना पुलिस ने आरोपी सद्दाम और खलीफ को गिरफ्तार कर लिया। अजरुद्दीन निवासी चौपानगी ने थाने में प्रकरण दर्ज कराया था कि कुछ लोग उसके दोनों भाइयों को अपहरण करके ले गए हैं और उनके साथ मारपीट भी की गई है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया, जिसमें बाद अनुसंधान 2 आरोपीगण जिनके नाम खालिद और सद्दाम उर्फ इकरामुद्दीन निवासी नंगला डूंगर पुलिस थाना खैरतल को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उनके कब्जे से अवैध रूप से 20-20 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की है। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि 2 व्यक्ति अवैध रूप से खड़े होकर हथकढ़ शराब बेच रहे हैं, जिस पर थाने से पुलिस जाब्ता रवाना किया गया, जहां आरोपी हवा सिंह और शरीफ खान मौके पर खड़े होकर अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने में लगे हुए थे, जिनको पुलिस ने घेराबंदी करते हुए पकड़ा और थाने पर लाकर आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। माननीय आईजीपी महोदय रेंज जयपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान की पालना में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कल 2 आरोपियों को में हथकढ़ शराब के गिरफ्तार किया गया है, जिनको पृथक पृथक गिरफ्तार करते हुए 20-20 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की गई है, जिनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर आज पेश न्यायालय किए जा रहे हैं। आरोपीगणों के नाम, एक का नाम तो हवा सिंह है और दूसरे का शरीफ खान है, जिनको पड़ीसल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। लंपी वायरस महामारी के दौर में आपका गोवंश भी चपेट में आया तो सरकार ने आर्थिक सहायता जारी की है। अकेले अलवर जिले के 1438 पशुपालकों को 6 करोड़ 11 लाख रुपए हस्तांतरित कराए हैं। इसी उद्देश्य से सरकार की ओर से राजस्थान किसान महोत्सव के तहत प्रताप ऑडिटोरियम में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
एक पशु की मौत पर 40,000 रुपये दिए गए हैं। जिले में कुल 1,528 दुधारू गोवंश की मौत हुई थी। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि जिला स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री भी लाभान्वितों से बातचीत करेंगे। अलवर से भी एक महिला पशुपालक से मुख्यमंत्री बात करेंगे। प्रदेश भर के पशुपालकों को 175 करोड़, राज्य में लंपी रोग से मृतक पशुओं के पशुपालकों के खातों में आर्थिक सहायता राशि 175.8 करोड़ रुपए हस्तांतरित की गई है। पूरे प्रदेश में 43,949 पशुपालकों को यह राशि उनके खातों में जमा कराई गई है। अलवर जिला स्तरीय लंपी रोग आर्थिक सहायता कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली, मेवात विकास बोर्ड अध्यक्ष जुबेर खान, जिला बीसुका उपाध्यक्ष योगेश मिश्रा, सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर, प्रधान रामगढ़ नसरू खान सहित अधिकारी एवं पशुपालक काफी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, 1400 से अधिक किसानों को यहाँ पे 6,10,40,000 की राशि ट्रांसफ़र हुई है। और आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे SMS आए अकाउंटों के अंदर, 2 लोगों के मैंने यहाँ उनके अकाउंट चेक किए तो एक का पहले जो बैलेंस था वो 57 रुपये था, अब 40,057 हो गया। एक का 63 रुपये था जो 40,063 हो गया। आप समझ सकते हैं एक आम व्यक्ति को, एक किसान को, एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपये की मदद मिलती है। उसके लिए अभी आपने देखा जो मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया, उसमें हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि हम इससे नया पशु हम खरीदेंगे। मुख्यमंत्री जी उनको 2 पशुओं का बीमा भी दे रहे हैं। आज पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन 175 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की गई है, जो कि मैं समझता हूं किसानों को संबल देने के लिए सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो आज महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं उसके अंदर 10 स्कीमों का लाभ दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन गाँव के संग जो कैंप चल रहे हैं उसके अंदर भी सभी विभागों के लोग जा रहे हैं, जनता की, आम जनता की पूरी सुनवाई कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हर परिवार को ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति हमारे परिवार के अंदर, राशन कार्ड के अंदर एक व्यक्ति है जो परिवार को हर महीने 5-7 हज़ार रुपये कमा के देता है, चाहे बिजली की छूट में देता हो, चाहे मनरेगा के रूप में देता हो, चाहे वो पेंशन के रूप में देता हो, चाहे खाद्य सुरक्षा में देता हो, चाहे अन्नपूर्णा किट के अंदर देता हो, चाहे इलाज के अंदर देता हो और चाहे पशुओं के इलाज के अंदर देता हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब के करीब 48 पौवे जब्त किए हैं। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि कोतवाली थाने पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर निवासी मदन जाटव सरस बूथ के समीप अवैध रूप से शराब बेच रहा है। टीम गठित कर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शराब बेचते हुए आरोपी मदन को गिरफ्तार कर लिया। जब आरोपी से पुलिस ने शराब बेचने के लाइसेंस के संबंध में पूछताछ की गई तो युवक के पास लाइसेंस नहीं होना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। दिनांक 15/6/2023 को सायकालीन गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिल्ली दरवाजा बाहर सरस बूथ के पास एक व्यक्ति शराब बेच रहा है। इस इत्तला पर वहाँ पहुँचा, जहाँ पर मदन कुमार पुत्र गिरिराज प्रसाद जाति जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर के पास जो अवैध रूप से शराब बेच रहा था, जिसके कब्जे से 48 पौवे देसी शराब बरामद किया है। इस संबंध में थाना हाजापुर मुकदमा दर्ज कराया गया है। राजस्थान में सबसे ज्यादा FIR अलवर जिले में दर्ज होती है। प्रदेश का सीमावर्ती जिला होने के कारण घटनाओं को अंजाम देने के बाद बदमाश हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सीमा में चले जाते हैं। बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए निजी कंपनी के सहयोग से अलवर जिले की सड़कों पर 5 फेज रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। 1-2 दिन में कैमरे काम करने लगेंगे। अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इन कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से अटैच किया जाएगा। कैमरे में बदमाश की फोटो, पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। जैसे ही कैमरे की रेंज से बदमाश गुजरेगा उसकी सूचना तुरंत कंट्रोल रूम पर मिलेगी। ऐसे में बदमाशों को पकड़ने में मदद मिलेगी। SP ने कहा कि फेस रिकॉग्निशन कैमरे अपराधियों के लिए काल साबित होंगे। ये कैमरे पूरी तरह से नई तकनीकों से लैस हैं और पूरी तरह से हाई रेजोल्यूशन वाले हैं। आतंकियों और बदमाशों की तस्वीरों के साथ साथ उनका पूरा डाटा होता है। किसने कब, कहां और क्या क्राइम किया है उसकी सभी डिटेल सामने आ जाती है। इतना ही नहीं, जिस चेहरे की तस्वीर सिस्टम में फीड की गई है उससे मिलता जुलता चेहरा भी अगर कैमरे के सामने से गुजरता है तो कैमरा तुरंत एक्टिव हो जाता है। देखिए, जो पूरे शहर में 350 कैमरे तो अभय कमांड
जो सेंटर है उसके अधीन लगे हुए हैं, DOIT ने लगाए हैं और उसका एक्सटेंशन निरंतर प्रस्तावित है। 100 और कैमरे निकट भविष्य में उसमें ऐड होंगे। उसके अलावा हमने बहुत सी जगह जो लोगों ने कैमरे लगा रखे हैं प्राइवेट कैपेसिटी में, जैसे सर्राफा बाजार में या कहीं और, उनको भी अभय कमांड से जुड़वाया है ताकि उनका फीड भी निरंतर हम देखते रहें और उस पर एक्शन ले सकें। इसके अतिरिक्त जगह जगह हमने पुलिस ने नगर पालिकाओं की मदद से, MLA लैड से और अन्य जो भी साधन है उनसे कैमरों का कवरेज बढ़ाया है। अभी जो जिला कलेक्टर की तरफ से जो मीटिंग होती है उसमें जो कजारिया टाइल्स ने जो है अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 5 FRC यानी फेस रिकॉग्निशन कैमरे दिए हैं, जो हमने इस शहर के मोस्ट प्रोमिनेंट जगह जहां सबसे ज्यादा लोगों का आवागमन है, कुछ पार्क्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, कुछ जहां कोचिंग सेंटर्स हैं, वहां लगाए हैं। उसका एक खास बात यह है कि यदि आपने उस कैमरे के सॉफ्टवेयर में एक आरोपी जो आपका वांटेड है उसका फोटो डाल दिया और अगर वो आरोपी उस कैमरे में से होके निकलेगा तो वो अभय कमांड पे एक अलर्ट भेजेगा कि जो फेस आपने डाल रखा है वो मैंने वहां पे रीड किया है। तो वो एक आरोपी को पकड़ने में काफी मददगार होगा। वो अभी जस्ट इंस्टॉल हुए हैं इसी महीने में। आने वाले समय में हम पता लगा पाएंगे कि उनका कैसा रिजल्ट रहा है। रामगढ़ क्षेत्र के मानकी जोन में अवैध रूप से क्रशर और प्लांट पैसे के रसूल पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। यहाँ NGD के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि खनन माफियाओं ने यहां खनन कर पाताल तक का पानी निकाल दिया है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलराम यादव ने जिला खनन अधिकारी को रामगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही माइंसों की शिकायत की है। पेश की गई शिकायत में लिखा है कि सभी माइंसों में 22/3 लागू होने के बावजूद धड़ल्ले से माइंस में काम किया जा रहा है। साथ ही ओवरलोड वाहन रामगढ़ से नौगावा थाने की नाक के नीचे से निकाले जा रहे हैं, जो शहर के बीचों बीच से होकर निकलते हैं, जिससे यहाँ धूल उड़ती रहती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में सिलिकोसिस बीमारी फैल रही है। वहीं इन माइंसों में तय मापदंड से अधिक विस्फोटक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। कुछ माइंसों में पाताल का पानी निकलने के बावजूद भी माइनिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो RTI लगाकर शिकायत की जाएगी। ये मैं बलराम यादव हूँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य। अभी आज से 15 दिन पहले ही मैंने माइंस विभाग के अधिकारी राजेंद्र चौधरी को लिखित में शिकायत दी है, जो जिले भर में अवैध माइंस जिन्होंने पट्टा भी ले रखा है माइंस का, वो भी उस जो नॉर्म से आउटराइट जा करके ना जो खनन हो रहा है पाताल तक जो इन्होंने खुदाई कर ली, वो नॉर्म्स में ही नहीं आता, NGT के आदेशों के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ मैंने राजेंद्र चौधरी जो माइंस अधिकारी हैं उनको शिकायत की है और पूरे ज़िले की, मानकी की भी और भी जो माइंस हैं रामगढ़ में, अलवर ज़िले में, उनकी शिकायत की है। अगर 5-7 दिन में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन्होंने कार्रवाई की भी है थानागाजी साइड में, अगर यहाँ भी कार्रवाई नहीं होती तो हम उसकी RTI लगाएंगे, उसकी शिकायत में मंत्री को करेंगे। तिजारा सब्जी मंडी में बसपा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यह कार्यक्रम तिजारा प्रजापत समाज अध्यक्ष एवं बसपा नेता सतपाल सिंह प्रजापति के आवास पर आयोजित किया गया। यहां बाबा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति की योजना को कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। वहीं उन्होंने सतपाल सिंह प्रजापत द्वारा विधानसभा में चल रहे जनसंपर्क अभियान की सराहना की और तिजारा क्षेत्र से आगामी प्रत्याशी के रूप में सकारात्मकता विचार व्यक्त करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता सहित आमजन उपस्थित रहे। तिजारा कस्बे के सूरजमुखी बांध पर ग्रामवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। क्षेत्र में बेहतर बारिश, सुख शांति, अमन भाईचारा बना रहे, इसे लेकर इस भंडारे का आयोजन किया गया। तिजारा बांध सुरेंद्र की कुंड, जो कि लगभग 15 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था, इसे ग्रामवासियों और समाज सेवी संस्थाओं की मदद से साफ कर उसमें ताज़ा पानी भरवाया गया, जिसमें तेज गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामवासियों ने पानी का आनंद लिया। आश्रम के महंत ने बताया कि यहाँ पर पानी के अभाव के कारण एवं लगातार सफाई नहीं होने के कारण, देखरेख अभाव के कारण इस ओर प्रशासन और राजनेताओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पूर्व में यहाँ के विधायकों और चेयरमैन को बार बार इस ओर ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन ना ही शासन और ना ही प्रशासन का कोई ध्यान इस तरफ गया, जबकि पूर्व में यह स्थान बहुत ही रमणीय स्थान रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस ओर थोड़ा ध्यान दे तो यहाँ बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल बन सकता है। इस अवसर पर कस्बे के गणमान्य लोगों सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर स्थित अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जो कि किसानों की एक व्यापारिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य भी किसानों की सेवा और उनके दूध का उचित मूल्य दिलाना है,
लेकिन इस सरकारी किसान संस्था के 6 डायरेक्टरों का कहना है कि वर्तमान में उनके अलवर जिला दूध संघ के चेयरमैन और एमडी ने मिली भगत कर किसानों की संस्था में बड़े बड़े घोटाले कर भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है, जिसका 6 डायरेक्टर लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ ज़्यादा गहरी होने के कारण भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक भी नहीं हो रही है, जिससे डेयरी में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होने से इनका मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। वहीं किसानों का इस संस्था ने विश्वास उठता जा रहा है। सरस डेयरी डायरेक्टर शिवलाल मीणा ने बताया कि उन्होंने बुधवार को इस भ्रष्टाचार के संबंध में जयपुर जाकर डेयरी संघ के मंत्री प्रमोद जैन भाया और RCDF की CMD सुषमा अरोड़ा से मुलाकात की, जिसमें धारा 57 में अधिकारी डेयरी MD महेश चंद्र शर्मा दोषी हैं। इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं CM संबल योजना में भी बहुत बड़ा घोटाला सौरभ गौड़ द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद SOG के IG से भी इसी संबंध में मुलाकात की तथा डेयरी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और किसानों के साथ न्याय के लिए शिष्टाचार मुलाकात की और उच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार के सबूत सहित फाइल पेश की है, ताकि अलवर दूध संघ भ्रष्टाचारियों से बच सके और किसानों के साथ न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक उनकी भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ उल्लेखनीय है कि पिछले माह 26 मई को संघ में बिना कोरम पूर्ति के गैर नियमानुसार बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें अलवर दुग्ध संघ के चेयरमैन और MD की मनमानी और तानाशाही रवैये से परेशान होकर शिवलाल मीणा, रामफल गुजर, सुनीता गुप्ता, कैलाश चंद मीणा, कमला देवी और अजीत सिंह सहित डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया था। लेकिन कोरम पूरा नहीं होने पर भी गैर नियमानुसार संघ के MD ने चेयरमैन के इशारे पर मीटिंग जबरन तरीके से की थी, जिसको रद्द कराने की भी डायरेक्टरों द्वारा उसी दिन RCDF के CMD और अलवर कलेक्टर को भी लिखित में दिया गया था। रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड स्थित ओड समाज की धर्मशाला में स्वर्गीय श्री संतराम ओड की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय और महासभा एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेश चंद्र मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में और जिला अध्यक्ष OBC मोर्चा भाजपा अलवर सुदेश खामरा और ओम प्रकाश मंगल, जय आहूजा, रामस्वरूप दीवानचंद, रमेश चंद और सहित समाज से जुड़े अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश और ने समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं अगली बार रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी से किसी और समाज के सदस्य को ही पार्टी का टिकट मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि और समाज राजपूत समाज के रामगढ़ विधानसभा में करीब 50 से 52 हज़ार मतदाता होने के बावजूद भी पार्टी हर बार उन्हें अनदेखा कर देती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा OBC मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा ने कहा कि इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राजपूत समाज का सम्मान रखते हुए समाज के हक में टिकट देगी, इसलिए समाज को एकजुट होकर अपनी मांग रखनी है। आज रामगढ़ विधानसभा में स्वर्गीय श्री संतराम की पुण्यतिथि पर की मूर्ति अनावरण पे पहुँचने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाज होने के नाते मैंने समाज से आह्वान भी किया है। हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और हमारे समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इस वोट दिलाने का काम किया है। और मैंने मीडिया के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेताओं के पास एक बात बताना चाहता हूँ कि अब की बार हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में विधानसभा रामगढ़ से हमारा समाज पारी खेलने जा रहा है और हमें आशा और उम्मीद भी है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा विचार भी करेगी और समाज के किसी न किसी अच्छे साथी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर विजय होने का काम करेंगे। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का धन्यवाद भी करूंगा और उन्हें अनुरोध भी करता हूं कि इस बारे पूरा विचार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। उसे आज संत मूर्ति पर आज धर्मशाला है रामगढ़ गाँव में, उस पर समाज एकत्र हुआ है और समाज होने के बाद में प्रसादी भंडारा चला और मूर्ति पे सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य रखे हैं। सभी ने राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे
अपना प्रशिक्षण दिया है और समाज का एकजुट होकर सबने अपने विचार रखे। समाज ने सर्वसम्मति से ऐसा एक निर्णय भी लिया है कि रामगढ़ विधानसभा में हमारे 53,000 वोट होते हुए भी हमें कुछ भी नहीं किसी ने समझा है। मैं धन्यवाद करूँगा कि हमारे सांसद महोदय ने हमें 9,20,000 रुपये इस धर्मशाला में भी दिए थे। आज हम उनकी बदौलत ये छत डाल के खड़े हुए हैं यहाँ पे, और 11 लाख रुपये हमारे रामगढ़ में भी पहले भी दिए, गोविंदगढ़ में। और मैं धन्यवाद उनको भी दूँगा, सांसद महोदय को, कि जो 80 लाख रुपये आगरी जयंती के ऊपर इन्होंने घोषणा करी थी, वो भी कार्य चल रहा है। और मैं एक बात और रखना चाहूँगा, समाज का आज प्रत्येक आदमी का मन बना के कोई भी नेता हमारा हो विधानसभा में, और समाज से जाए अपनी बार, क्योंकि हर बार देखता आ रहा है कि कोई ना कोई आश्वासन मिलते हैं अगली बार। मैं ये कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि अपनी बार एक मौका जरूर दे भारतीय जनता पार्टी और समाज को। तो और समाज का मन बढ़ चुका है, 53,000 वोट है तो और समाज के हैं, बाकी सभी पार्टी को हम हिंदू संस्कृति से हैं, सनातन धर्म है हमारा। हम सबको एक मन बना के अपनी बार में सबसे उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा एक बार और समाज को। लंपी बीमारी से दुधारू पशुओं के मृत्यु को लेकर खैरतल के किसान एग्रो टावर में लंपी बीमारी आर्थिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किशनगढ़ बास पंचायत समिति के 34 पंचायतों के 69 पशुपालकों को आर्थिक सहायता डिजिटल माध्यम से वितरित की गई। शिविर में पशुधन योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक को 40,000 की आर्थिक सहायता राशि दी गई। शिविर में विधायक दीपचंद खैरिया, खैरतल जिले के ओएसडी डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, आईपीएस सुरेंद्र सिंह, एसडीएम गंगाधर मीना, प्रधान बीपी सुमन, पशुपालन विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर हवा सिंह चौधरी, सहायक कृषि निदेशक राजेंद्र सिंह, विकास अधिकारी राजकुमार बायला, कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी, नायब तहसीलदार रामकिशन वर्मा, खैरतल थानाधिकारी अंकेश कुमार सहित अनेक विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। चौपाकी थाना क्षेत्र के 2 शातिर बदमाशों ने फेसबुक पर वेस्ट कपड़ों की कटिंग दिखाकर तमिलनाडु के 2 व्यापारियों को अपने झांसे में ले लिया और उन्हें भिवाड़ी बुलाकर बंधक बना लिया। साथ ही दोनों व्यापारियों से अपने खातों में अलग अलग ट्रांजैक्शन कर 5,50,000 रुपये ठग लिए। इस मामले को लेकर पीड़ितों द्वारा 14 जून को चौपाकी थाने में मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 दिन में ही कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि 14 जून को तमिलनाडु के सैलम के रहने वाले दिलीप कुमार पुत्र मनी ने मामला दर्ज करवाया था कि 10 दिन पहले उनके साथी सैयद मोहम्मद इमरान ने उन्हें बताया कि फेसबुक पर वेस्ट कपड़ों की कटिंग का फोटो आया है। इस पर उन्होंने फेसबुक से मोबाइल नंबर उठाए और उन पर बात की और 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रेट तय हुई। साथ ही 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भाड़ा अलग से तय किया गया। इस पर तमिलनाडु से दोनों हवाई जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और दिल्ली एयरपोर्ट उतरने के बाद उन्होंने फेसबुक वाले नंबर पर बात की तो करीब 1 घंटे बाद उनको एयरपोर्ट पर लेने के लिए एक इको गाड़ी पहुंच गई। दोनों इको गाड़ी में बैठकर गुड़गांव की हुड्डा सिटी होते हुए भिवाड़ी की तरफ आने लगे। बड़े टोल टैक्स के पास गाड़ी को पुलिस वालों ने रुकवाना चाहा तो ड्राइवर पुलिस को गच्चा देकर उबड़ खाबड़ और जंगल के रास्ते से होता हुआ उन्हें भिवाड़ी की तरफ ले आया। इस दौरान ड्राइवर के साथ गाड़ी में उसका एक साथी और बैठा हुआ था। दोनों ही उन्हें अनजान रास्ते से अपने घर ले गए, वहां पर कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उस जगह पर पहले से ही 4 से 5 बदमाश बैठे हुए थे। सभी ने मिलकर उनको धमकाना शुरू कर दिया और उनके मोबाइल, पर्स सहित अन्य सामान छीन लिया। बाद में उनसे पूछा कि तुम्हें कितना किलो वेस्ट कपड़ों का मटेरियल चाहिए। दिलीप ने 15 टन वेस्ट मटेरियल की डिमांड रखी तो बदमाशों ने 6 लाख रुपए देने के लिए कहा। जब दिलीप ने मना किया तो बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और डरा धमकाकर उनके मोबाइल के पासवर्ड पूछ लिए। इसके बाद बदमाशों ने अलग अलग बैंक अकाउंट में कई ट्रांजैक्शन कर 5,50,000 रुपये निकाल लिए। जब अकाउंट में पैसे खत्म हो गए तो बदमाश कहने लगे कि अपने दोस्तों से कहकर और पैसे ट्रांसफ़र करवाओ, लेकिन दिलीप और उसके दोस्त ने मना कर दिया और बदमाशों से छोड़ने की मिन्नतें करने लगे। कई घंटों की मिन्नतें करने के बाद बदमाश उन्हें यह कहकर चले गए कि शाम को 7 बजे गाड़ी आएगी, उसमें बैठकर बिना आवाज़ के चुपचाप चले जाना। अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन 7 बजने से पहले ही वहां पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें बदमाशों के चंगुल से छुड़ाकर थाना ले आई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए गहनता से जाँच शुरू की और बदमाशों की पहचान कर ली।
इस पर चौपाकी थाना पुलिस ने गुरुवार देर शाम को क्षेत्र की बसैया की ढाणी ग्वालदा गांव के रहने वाले इरफान पुत्र शेर मोहम्मद मेव और गुलावट निवासी साबिर पुत्र ईशा मोहम्मद मेव को ग्वालदा गांव से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही वारदात में शामिल उनके अन्य साथियों की गहनता से तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। अलवर में जन जन की आस्था के प्रतीक और अलवर के आराध्य भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार को गणेश पूजन के साथ अलवर का प्रसिद्ध लक्खी जगन्नाथ मेला महोत्सव शुरू हो गया। मंदिर में गणेश पूजन के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर के महंत ने बताया कि गणेश पूजन के साथ विधिवत मेले का महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्य कार्यक्रम 26 जून से रूपबास में होंगे। उन्होंने बताया कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से भगवान की पिछवाई और बंधनवार लगाई गई है और उसी से ही भगवान की झांकी सजाई गई है। यहाँ अलवर सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। यह मेला जिला प्रशासन की देखरेख में भरता है। मुख्य मेला 6 दिन चलता है, जिसमें प्रशासन द्वारा सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं। जिला प्रशासन द्वारा 1 दिन का अवकाश भी घोषित किया जाता है। 20 जून को प्रातः 8 बजे दोज पूजन होगा। इसी तरह 23 जून को सुबह 6 बजे अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा। 26 जून को प्रातः 6 बजे अखंड कीर्तन का समापन होगा। दोपहर में झांकी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद शाम 6 बजे सीताराम जी की भव्य सवारी निकलेगी, जो सुभाष चौक से रूपबास पहुंचेगी। इसी तरह 27 जून को भगवान जगन्नाथ जी महाराज की रथ यात्रा निकलेगी, जिसमें दर्जनों झांकियां, प्याऊ बैंड, करतब करते चलते श्रद्धालु शामिल होंगे। यह सवारी शाम 6 बजे सुभाष चौक से प्रारंभ होगी, जो अलवर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रूपबास पहुंचेगी। इस दौरान भगवान की सवारी का शहर में 100 से अधिक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। 28 जून को रूपबास में भर मेला लगेगा। इसके अगले दिन 29 जून को प्रातः 8 बजे सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में मैया जानकी जी की सवारी विशाल भव्य कलश यात्रा के साथ रूपबास पहुंचेगी और दिन भर मेला भरेगा। रात्रि 10 बजे वरमाला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। 30 जून को रूपबास में मेला का आयोजन रहेगा। वहीं 1 जुलाई को शाम 5 बजे रूपबास से सवारी प्रस्थान करेगी, जो शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों से होते हुए रात को सुभाष चौक पहुंचेगी। वहीं 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे ब्रह्मभोज का आयोजन किया जाएगा। गणेश पूजन के साथ और जगन्नाथ जी महाराज की स्तुति के साथ प्रारंभ हो रहा है। आज यहाँ नैनाभिराम भगवान की झांकी है, जिसमें आप देख सकते हैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी से भगवान की विशेष पिछवाई और बंधनवार जो है वो मंदिर में लगी हुई है। आज गणेश पूजन के बाद 20 जून को दोज पूजन होगा, जिसमें भगवान का अभिषेक होगा और पंचामृत वितरण होगा। तत्पश्चात 26 इसमें 3 दिन का अखंड कीर्तन यहाँ पर मंदिर प्रांगण में होगा। मंदिर के रथों को निकाला जाएगा। 26 तारीख को श्री सीताराम जी महाराज की सवारी यहाँ से रूपबास मेला स्थल पधारेगी। 27 तारीख को मुख्य जो है रथ यात्रा श्री जगन्नाथ जी महाराज की धूमधाम के साथ, लवाजमों के साथ, सम्मान के साथ जो है निकाली जाएगी भव्य तरीके से। उसके बाद मैया जी की सवारी 29 जून को, जिस दिन भरमेला होगा, रात्रि को वरमाला महोत्सव मेला स्थल पर होगा और तत्पश्चात मेला वहाँ पर जो रूपबास में श्री रूप हरि जी महाराज का मंदिर वहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर ये मेला होगा। और उसके बाद 1 जुलाई को ये रथ यात्रा पूरे लवाज में धूमधाम के साथ यहाँ पर पधारेगी। अलवर के आराध्य देव जो है, इनकी जो स्तुति है, इनके करने से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग मेले में दूर दूर से आते हैं, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा से और अलवर के पूरे ज़िले के लोग इसमें उत्साह से भाग लेते हैं। अखैपुरा मोहल्ले स्थित शिव मंदिर का 17वां स्थापना दिवस शुक्रवार को कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। इस अवसर पर सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं शाम को भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। ये हमारे 17वें साल हो गए भंडारे को, मंदिर को बनाए, उसके 17वां स्थापना दिवस भंडारा किया जा रहा है। भंडारा किया जा रहा है। कितने लोग प्रसादी पा रहे हैं यहाँ और क्या है? अब यूँ तो हजारों लोग पाएंगे, अब उपस्थित हैं जो देख लो। आज हमारे यहाँ अखेपुरा भूमिनगर गली में मंदिर का 17वां मंदिर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा एवं शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें मोहल्ले के समस्त वासी भंडारा पा रहे हैं, जो कि देर रात तक भंडारा चलेगा। हमारे यहाँ 17 साल से लगातार भंडारा आयोजित किया जा रहा है। किसके सहयोग से किया जाता है? ये सबके सहयोग से किया जा रहा है, मोहल्ले बस्ती लोग सबके सहयोग से किया जा रहा है। समाचारों में वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबर तक।
ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब चलते हैं खबरों की ओर। बंदर भगाने के लिए एक व्यक्ति ने एयर गन से फायर किया, लेकिन एयर गन से निकले पत्थर से एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। घायल महिला के पति सागर से मिली जानकारी के अनुसार वह अपनी पत्नी के साथ हसनखा मेवात नगर में सफाई कर रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने बंदरों को भगाने के लिए एयर गन से फायर शूट किया, जिसमें से एक निकला पत्थर उसकी पत्नी नौमी के पैर में जा लगा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। लहूलुहान अवस्था में उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के जरिए पत्थर को पैर से बाहर निकाला। पीड़ित सागर ने बताया कि वह और उसकी पत्नी सफाई कर्मचारी है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र के दीवान जी का बाग मेहता क्रेशर के निवासी हैं। हम सफाई कर रहे थे वहाँ गेट के बाद, हसन काम हमारा एरिया, हम झाड़ू लगाते हैं वहाँ। तो हम काम कर रहे थे, पहले पैडलम पर सफाई करके फिर मैं कोठी में चला गया था, वहाँ जगमाल सिंह यादव की कोठी के बाहर, वहाँ मैं काम कर रहा था। तो उसने मेरी बाइक बाहर खड़ी थी, हम कचरा भर रहे थे मेरी बाइक, उसने पिस्टल में जाने क्या पत्थर कंकर क्या मिलाकर वो छोड़ दिया, वो टकरा के उसके पैर में घुस गया। मैंने उसको बोला, मैं सर इसके पैर में आपने क्या मारा है? तो उसने तो कोई जवाब न कुछ नहीं कह रहा है। मैंने पता नहीं क्या मारा, मैंने बोल पत्थर मारा है आपने, कंकरी में गिलोल भर के मारे, कुछ तो मारा है, तो हाथ से पाँव से ब्लेड आ रहा है। उन्होंने गोली मार दी, कर ले जा कर सकता है। क्या नाम है उनका? उनका नाम मुझे पता नहीं क्या नाम, मगर जिसके घर में रहा उसका नाम जगमाल सिंह यादव है। गोली निकाल दी? अब वो निकाल दी हमने, वो पत्थर है, गोली है पत्थर मार रखा था उसने, पत्थर पिस्टल में डाल के प्लास्टिक की में वो मारा था और उसने छुपा ली, तो उसके पास बात किया। अब ऐसा पता नहीं क्यों किया, वो बंदर वगैरह घूम रहे थे ऊपर इधर उधर, तो उनको मारने के लिए उसने वो चला दी। अगर मान ले वो पिस्टल चलाई थी उन्होंने, अगर मान ले वो जान किसी के सीने में लग जाती, सर में लग जाती, आंख में लग जाती, शरीर में कहीं भी अंग में लग जाती, तो इसके क्या हट जाना क्या होता। अब नहीं वो मुझे देखने आ रहा है, नहीं मेरी वाइफ को लेकर आया, नहीं मैं लेकर आया। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने तो ऑपरेशन कर दिया और फ्री कर दिया। क्या निकला है? वो कंकरी निकली है, कंकरी निकली है अंदर जान से, पत्थर निकला है। उन्होंने कह दिया कुछ भी नहीं। कब भर्ती कराया आपने? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लो, प्राइवेट में नहीं दिखाया। श्री एकलिंग महादेव मंदिर के तत्वाधान में श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा 12 जुलाई से 18 जुलाई तक शिव महापुराण कथा का आयोजन जेल चौराहे के समीप विजयनगर मैदान में किया जा रहा है, जिसके तहत 17 जून को सुबह 6:15 बजे भूमि पूजन किया जाएगा। समिति से जुड़े कपिल शर्मा ने बताया कि 12 जुलाई से जेल चौराहा स्थित विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह कथा व्यास प्रदीप मिश्रा द्वारा सुनाई जाएगी, जिसके तहत 17 जून को विजयनगर मैदान में भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं 11 जुलाई को विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह कलश यात्रा मन्निकाबड़ स्थित श्री एकलिंग शिव मंदिर से शुरू होकर कथा स्थल पहुंचकर संपन्न होगी, जहां 12 जुलाई से शिव कथा का आयोजन किया जाएगा। 15 जून को विज्ञान भवन दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा पोस्टर और रथ का विमोचन कर शुभारंभ किया गया। हल्दीघाटी चेतना यात्रा एवं व पोस्टर विमोचन के दौरान क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ग्रुप अग्रवाल, विश्व धर्म महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह भदौरिया भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकिशन गोस्वामी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूमि कल्याण परिषद डॉक्टर पंकज गुप्ता, प्रांतीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू वाहिनी संगठन, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ऑड महासभा निर्मल सूरा, अश्विनी प्रदीप जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। निर्मल सूरा ने अवगत करते हुए बताया कि हल्दीघाटी चेतना यात्रा के माध्यम से युवाओं और देश के नागरिकों को महाराणा प्रताप की जीवनी, उनके मातृभूमि, राष्ट्र एवं धर्म के लिए त्याग, तप, तपस्या के बारे में बताया जाएगा। चेतना यात्रा के माध्यम से सभी को स्वाभिमान पूर्वक जीने और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। मैं प्रति रात्रि महाराणा प्रताप ही देखता हूँ, तब मुझे नींद आती है, वरना नींद नहीं आती। नंबर 1। नंबर 2, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि महाराणा प्रताप एक वो वीर योद्धा थे जिन्होंने मातृभूमि से और अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उसने मुगल ने चाहे उसको मेरी कोई द्वेष भावना नहीं, अकबर ने उसको आधा हिंदुस्तान देने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल अस्वीकार किया कि मैं मेरे जीवन में अपने स्वाभिमान से और मातृभूमि से कोई घास की रोटी खाकर, घास पर सोकर उन्होंने अपनी मैं केवल आज के युवाओं को ये संदेश देने के लिए रथ तैयार किया है, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12:30 बजे तक, इसलिए बिना रोटी खाए कि आम हमारे युवा नागरिकों को संदेश मिलना चाहिए, महाराणा प्रताप की जीवनी का उनको ज्ञान होना चाहिए।
कि मातृभूमि हमारी राष्ट्रभूमि है, इसको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है। अगर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मेवाड़ के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, हम हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन बलिदान करें। ऐसे युवाओं की आज आवश्यकता है। भिवाड़ी में बरसात के सीजन से पहले शहर के नालों की साफ सफाई और रीको द्वारा चलाए जा रहे CETP कार्य की प्रगति रिपोर्ट जानने के लिए बीडा सीओ श्वेता चौहान ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में हाल ही में बीडा सीओ द्वारा अधिकारियों को नालों की सफाई के लिए दिए गए आदेश की कितनी पालना हुई है, इस पर चर्चा की गई। साथ ही रीको द्वारा औद्योगिक कंपनियों के गंदे पानी को CETP प्लांट तक लाने के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से डाली गई पाइपलाइनों में कितनी कंपनियों के कनेक्शन हो चुके हैं, इस बारे में भी फीडबैक लिया गया। बैठक के दौरान नगर परिषद सहित रीको और प्रदूषण विभाग के अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। सीओ श्वेता चौहान ने बताया कि बरसात का मौसम आने वाला है, उससे पहले शहर के सभी नालों की सफाई होना ज़रूरी है, जिससे शहर के लोगों को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही रीको द्वारा डाली जा रही लाइन में भी अभी तक कंपनियों के नाम मात्र ही कनेक्शन हो पाए हैं। वहीं बची हुई कंपनियों के भी लाइन से कनेक्शन जल्दी ही कराने के आदेश दिए गए हैं, जिससे बरसात के समय कंपनियों का गंदा पानी नालों में ना छोड़ा जाए। बैठक में सभी अधिकारियों को दिए गए निर्देशों की जल्द पालना करने के लिए कहा गया। रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित न्यू कॉलोनी में पानी भरने के लिए विद्युत मोटर लगा रखी थी, जिसके अचानक बंद होने पर युवक ने पानी की मोटर के हाथ लगाया तो युवक को करंट का जोरदार झटका लगा। युवक की आवाज़ सुनकर मोहल्लेवासी इकट्ठा हो गए। मोहल्लेवासी करंट से झुलसे युवक को रामगढ़ CHC लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल मृतक सुरेश पुत्र किशोरी लाल जाटव मजदूरी का कार्य करता था, जिसकी पत्नी विकलांग थी और वह अपने बच्चों का मेहनत मजदूरी कर पालन पोषण कर रहा था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के चाचा खैराती लाल ने रामगढ़ थाने पर करंट लगने की रिपोर्ट दी है। पुलिस ने दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आज सुबह खैराती लाल ने थाने पर रिपोर्ट दी कि मेरा भाई सुरेश सनोप किशोरी लाल तो पानी भर रहा था और जिससे मोटर की पानी बिजली की मोटर थी, जिसके करंट आ गया, जिससे वहाँ मौके पर मौत हो गई, जिसको हॉस्पिटल लेकर आए, जिसको डेड घोषित कर दिया गया था, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम करा के लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये साहब सुबह नल आया था पानी का, तो पानी भरने के लिए उस टाइम लाइट चली जाती है, तो लाइट आई थी तो मोटर चालू की थी ना पानी भरने के लिए। अब पानी की जब लाइट लगाई तो मोटर नहीं चली, तो इसने वो स्विच वगैरह देखा तो वहाँ मोटर में करंट आया और वहीं चिपक गया। तो हमने देखा तो आस-पास पड़ोस में भी दौड़ मिची, तो हम इसको तुरंत हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल ला के डॉक्टर ने देख दाख के नहीं ECG वगैरह करके इसको मृत घोषित कर दिया। फिर हमने साहब हॉस्पिटल में रिपोर्ट दर्ज करवाई और थाने में, फिर यहाँ पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी हमको दे दी। बांसुर कस्बा भले ही नगरपालिका बन गया हो, लेकिन कचरा डालने की जगह नहीं होने पर कस्बे में जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसकी दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल बना हुआ है। नगरपालिका के पास कचरा डालने की जगह नहीं होने के कारण कस्बे की रिहायशी कॉलोनियों तथा सड़कों पर कचरा का ढेर डालने का सिलसिला जारी है, जिससे आसपास रह रहे लोगों को दुर्गंध से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, फिर सड़ान भरी बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस मामले को लेकर नगरपालिका चेयरमैन ने उद्योग मंत्री से कचरा डालने की स्थायी जगह की मांग की थी। उद्योग मंत्री ने तहसीलदार तथा नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को जमीन तलाशने के लिए कहा था, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिसके चलते नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने कॉलोनियों तथा सड़कों से कचरा हटाकर कहीं और डालने की मांग की है। करौली जिले के लांगरा थाना क्षेत्र के गांव गुरदह के भोलूपुरा में 5 बहनों के इकलौते भाई की बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को चाचा के मकान के बाहर फेंकने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम तो कर दिया, लेकिन परिजनों ने मामला दर्ज कराते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। शुक्रवार को मंत्री रमेश मीणा मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग रखी। इसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर धरना समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक आशाराम उर्फ आशु अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी गांव के रिंकू, सौरभ और अन्य 2 लोग उसे बुलाकर बाइक पर ले गए। 2 घंटे बाद बदमाश और अन्य 2 लोग आशाराम को उसके घर से 500 मीटर दूर चाचा के घर के पास पट्टियों पर रखकर चले गए। इस दौरान महिलाओं की नज़र पड़ी और लोगों को सूचना दी। परिजनों ने देखा तब तक आशु की मौत हो चुकी थी, जिस पर परिजनों ने लांगरा थाना पुलिस को सूचना दी।
एएसपी सुरेश जैफ, सीओ अनुज शुभम आदि ने समझाइश की, लेकिन परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने आशु को जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट कर उसे घसीटा है, जिससे उसके शरीर में जगह जगह चोट और जले के निशान हैं। उसके पैरों के नाखून निकालकर पैरों को भी जलाया गया है। आशु बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था, जिनकी 5 बड़ी बहन थी। आशु घर में सबसे छोटा था। मोर्चरी में रखवा गया। फर्स्ट जानकारी के अनुसार मर्डर का मैटर है, जिसका बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया जा रहा है। प्राथमिकी थाना लांगरा पर दर्ज हो रही है, बाकी जांच चल रही है। गोलीकांड थोड़ी है? नहीं, गोलीकांड नहीं। सरायकला ग्राम निवासी पूजा पुत्री स्वर्गीय मोतीलाल मिस्त्री का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर दिल्ली में चयन होने पर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी उनके घर पहुंचे। इस दौरान विधायक ने पूजा का साफा और मालाओं से मान सम्मान किया। उन्होंने कहा कि पूजा ने न केवल मुंडावर बल्कि सरायकला सहित संपूर्ण क्षेत्र का नाम रोशन किया है। यह पूरे मुंडावर के लिए गर्व की बात है। इस दौरान प्रधानपति महेश गुप्ता, चंद्रकला चौधरी, सतपाल फतेह सिंह, उमेश यादव, बुद्धराम मीणा, पूजा के भाई संदीप मीणा, मनोज मीणा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जयपुर रोड जयंती फार्म के सामने ग्राम भाखेरा में चल रही अवैध प्लॉटिंग पर शुक्रवार को यूआईटी ने कार्रवाई की। इस दौरान काफी प्लॉटों की बाउंड्रियां तोड़ दी गई। वहीं निर्माणाधीन मकानों की दीवारों में जेसीबी से हॉल कर दिया गया। अवैध निर्माण को हटाने की प्रशासन की यह कार्रवाई काफी देर तक चलती रही। रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के गढ़ी सवाई राम के निकटवर्ती ग्राम बहड़कों कला के चुंदाला में स्थित मीन भगवान मंदिर पर 1 दिवसीय विशाल सुड्डा दंगल का आयोजन किया गया। यह आयोजन मंदिर के महंत रामेश्वर दास महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय पार्टी सहित कई दूर दराज से आई प्रख्यात पार्टियों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाकर पौराणिक कथाओं का वर्णन किया। इस दौरान प्रख्यात कलाकार भीखाराम मीणा ने राजा विक्रमादित्य की कथा तथा किशन सहाय मीणा नांदरी दोसा ने शंकर भगवान की कथा और हरकेश मणेवा ने महाभारत प्रसंग से अर्जुन मान भंग की कथा का विस्तार से वर्णन कर सुनाया। इस दौरान अतिरिक्त विकास अधिकारी भूधर्मल मीणा, सरपंच हरिप्रसाद मीणा, पूर्व सरपंच प्रहलाद मीणा सहित सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन पंपाराम मीणा ने किया। रैणी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत डोरोली मुख्यालय पर शुक्रवार को सरपंच कमला छज्जू सिंह गुर्जर के सानिध्य में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। रैणी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा ने महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ किया। यह शिविर शनिवार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कैंप में रैणी उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ सभी विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। रैणी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा का समस्त ग्रामवासियों ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कैंप में उपस्थित सभी आमजन को गहलोत सरकार द्वारा संचालित 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सविस्तार से समझाया और सभी आमजन से अपील की कि सभी 100% रूप से सभी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको इनका लाभ मिल सके। रामगढ़ कस्बे की दर्जनों महिलाओं ने मनोनीत पार्षद रोहिताज सैनी के नेतृत्व में एसडीएम अमित कुमार वर्मा से शहरी मनरेगा में मजदूरी मांगने और पीने के पानी की गुहार लगाई। महिलाओं ने एसडीएम को अवगत कराया कि रामगढ़ नगर पालिका में शहरी मनरेगा में गरीब महिलाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा। सभी महिलाएं शहरी मनरेगा में मजदूरी के लिए नगर पालिका के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुकी हैं, लेकिन मनरेगा के कर्मचारी कई वर्षों से महिलाओं को रोजगार देने का झांसा देते हैं। वहीं कस्बे के नायक मोहल्ला, किला मोहल्ला, भलाई मोहल्ला और सराय मोहल्ला में नलों में बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। इसलिए महिलाओं को पानी की किल्लत से परेशान होकर घर घर जाकर पानी मांगना पड़ता है। पार्षद रोहिताज सैनी ने एसडीएम को अवगत कराया कि ललावंडी रोड पर जलदाय विभाग के 4 बोर हैं, जिन बोरों से रामगढ़ कस्बे की पानी की सप्लाई दी जाती है, लेकिन कुछ दबंगों ने मेन सप्लाई में जबरन कनेक्शन कर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि शहरी मनरेगा में महिलाओं को मजदूरी दिलवाई जाएगी, साथ ही जलदाय विभाग को अवगत कराकर जल्दी समस्या का निवारण किया जाएगा। जो राजस्थान सरकार की तरफ से शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उसके क्रियान्वयन के लिए और लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए काफ़ी सारी महिलाएं परेशान थी। तो उनका एक 50-60 महिलाओं का डेलीगेशन आदरणीय एसडीएम साहब से मिलने आया, जो कि नगर पालिका के प्रशासक हैं। तो हमने उनसे यही चर्चा हुई है कि साहब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार इसलिए आवश्यक है कि आज इस महंगाई में जब प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर इतनी सजग है, प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर इतनी चिंतित है, तो यहाँ के जो प्रशासन हैं
उसको भी उस चिंता को मानना चाहिए और इन सभी महिलाओं को अगले एक डेढ़ वर्ष के काम का जो भी इनका बनता है उनको काम देना चाहिए। तो एसडीएम साहब ने भी आज इस चर्चा पर लंबी चर्चा हुई। आदरणीय चेयरमैन साहब, आदरणीय ईओ साहब को इस मामले में उन्होंने बात की है और कह रहे थे कि मैं एक लेटर जारी करके और ये बताऊंगा कि जल्द से जल्द कैसे ये काम को रोका जा रहा है। पानी की क्या समस्या थी? और दूसरी जो हमारी चर्चा हुई वो पानी पर हुई। पानी पर चर्चा का जो विषय था कि पूरा कस्बा प्यासा मर रहा है इस समय, इसमें कोई दोहराए नहीं है। उस पानी को लेकर के ना एसडीएम साहब ने अवगत कराया है कि सरकार, प्रदेश की सरकार ने 24 घंटे की बिजली तो ललाउंडी में उपलब्ध करा दी है, लेकिन वहाँ जो ललाउंडी से और रामगढ़ कस्बे के बीच में पाइपलाइन दबी हुई है, उस पाइपलाइन में अवैध तरीके से जिन लोगों ने भी कनेक्शंस किए हुए हैं उन पर वो लोग पानी का दोहन कर रहे हैं गलत तरीके से। तो जल्द से जल्द प्रशासन इनके खिलाफ पीएचडी विभाग को लिख के देंगे, जिससे कि ये जो खेती के लिए और अनावश्यक रूप से पानी की चोरी की जा रही है पाइपलाइनों को फोड़ करके ना, इन पे अंकुश लगे और जिससे कि पूरा कस्बा तरबतर हो सके और सभी लोगों को अपने हक और हिस्से का पानी। अजबगढ़ के समीपवर्ती गांव बांदीपुल में गुरुवार शाम को अजबगढ़ गोला का बास सड़क मार्ग पर महिंद्रा सुप्रो प्रो ट्रक गाड़ी पेड़ को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ये लोग किशोरी के समीपवर्ती गांव क्यारा में तीये की बैठक में शामिल होकर वापस अपने गांव ककराली रामपुरा टहला लौट रहे थे। अजबगढ़ के समीपवर्ती बांदीपुल के पास सड़क मार्ग पर अचानक गाड़ी चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ को टक्कर मारते हुए पलट गई, जिसके बाद घायलों की चीख पुकार मच गई। इस दुर्घटना में ककराली रामपुरा टहला निवासी कजोड़मल कोली और बुर्जा अलवर निवासी लेखराज कोली की मौत हो गई। वहीं बच्चों सहित 21 महिला पुरुष घायल हो गए। इसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी ब्रजमोहन मीना एवं अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों एवं राहगीरों की मदद से घायलों को किशोरी अजबगढ़ प्रतापगढ़ से पहुंची एम्बुलेंस एवं निजी वाहनों की मदद से गोला का बास पीएचसी में उपचार के लिए भर्ती करवाया। शांति अहिंसा निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा शुक्रवार को गोविंदगढ़ ब्लॉक में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन माया मैरिज गार्डन खेड़ा रोड में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गांधी दर्शन की प्रासंगिकता समय के साथ और बढ़ी है। महात्मा गांधी मानवता का अतीत नहीं होकर विश्व का भविष्य हैं। इसके माध्यम से विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने देशवासियों में राजनीतिक चेतना जागृत की। इसी का परिणाम रहा कि उनके आह्वान पर पूरा देश सहभागी बना। आज़ादी के संघर्ष में आमजन को जोड़कर शक्तिशाली सत्ता को मजबूर किया। उनका विराट व्यक्तित्व आज़ादी के संघर्ष की समस्त धाराओं के संगम के रूप में सामने आया। ब्लॉक संयोजक देशबंधु शर्मा ने बताया कि इस शिविर में सत्य अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा, विश्वजीत, प्रशांत नागुशिया, हिमांशु शर्मा, गुमान सैनी सहित सभी गांधीवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। निदेशालय के निर्देशन में लगातार पिछले कई वर्षों से काम हो रहा है, जिसमें गांधी जी के प्रशिक्षण शिविर लगाए गए। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर शिविर लगाए गए, फिर हमने प्रदेश स्तर पर लगाए, संभाग स्तर पर लगाए और जिला स्तर पर लगाए। अब उपखंड स्तर पर लगातार कार्यक्रम आए हुए हैं। 10 तारीख से लेकर और 30 जून तक का हमने टाइम रखा था और संपूर्ण जिले में बड़े गौरव की बात है, कहते हुए बड़ी खुशी हुआ है हमें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शानदार कार्यक्रम अलवर जिले में हुआ है। गांधीवादी कार्यकर्ताओं की संख्या संपूर्ण राजस्थान में सबसे ज़्यादा रही है। जिला मुख्यालय पर जब हमारे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, 1500 लोग बरसात में भीगते हुए वहाँ पहुँचे। रमज़ान और रोज़े होने के बाद, नवरात्र के होने के बाद भी हमारे अलवर जिले के गांधी कार्यकर्ता पहुँच के इतिहास बनाया और प्रदेश स्तर पर भी माननीय मुख्यमंत्री समेत हमारे नेताओं ने तारीफ करी। अब हमने पहली बार उड़ीसा से हमारे डॉक्टर विश्वजीत जी, वर्धा से हमारे प्रशांत भाई, मनोज ठाकरे जी और हमारे शांति और अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार जी, सबसे पहले चॉइस उन्होंने अलवर जिले का किया और अलवर जिले में गोविंदगढ़ को चुना है। और गोविंदगढ़ का जो शानदार और बेहतरीन अनुशासन के साथ जो कार्यक्रम रहा है, निश्चित तौर पर हम गांव-गांव ढाणी तक अलवर जिले में गांधीमय करते हुए जा रहे हैं। रही गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात, क्योंकि गरीब के अंतिम छोर पे जो कार्यकर्ता बैठा है, गरीब के आंसू पहुँचने का काम जो सरकार कर रही है, वो योजनाओं बताने का काम भी गांधी कार्यकर्ता बखूबी से निभा रहा है। जो भी राजस्थान सरकार की 52 योजना है
उनको गरीब तक पहुँचाता है, जन जन तक पहुँचाने का काम अलवर जिले के गांधी के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। आने वाले समय अब तक हम 8 शिविर आयोजित कर चुके हैं। ये हमारा अलवर जिले का 8वां शिविर है। 19 तारीख को नारायणपुर रहेगा, फिर थानागाजी, उसके बाद में बांसो और इस तरह के कार्यक्रम जो हमारे 17 उपखंड है उनमें से वो उपखंड हम बहुत अच्छी तरह कंप्लीट करते जाएंगे। प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर का कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर मैं आमंत्रित करता हूँ वो यहाँ आए और चेक करें। चेक करने के बाद ये हमको इन्होंने कहा एक दिन पहले ही कि हम लोग इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं, तो हमने कोई तैयारी नहीं, जो हमारी तैयारी लगातार जो चल रही है वही तैयारी हम है। गोविंदगढ़ के पावन भूमि पर मिला और गोविंदगढ़ का बहुत मान और सम्मान रहा है और मैं समझता हूँ गोविंदगढ़ अलवर जिले में नंबर 1 ब्लॉक रहेगा। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम कादोली में शुक्रवार को ठाकुर जी के मंदिर पर ग्रामवासियों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव के विकास के बारे में चर्चा हुई, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं पर अधिक चर्चा हुई। साथ में ग्रामवासियों ने सर्व समाज में वर्षों से चली आ रही मृत्यु भोज कुप्रथा को रोकने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उपस्थित सभी पंच पटेलों के साथ सभी ग्रामवासियों ने इस कुप्रथा को रोकने का समर्थन किया। इसके बाद सभी ग्रामवासियों ने पंच पटेलों ने लिखित में प्रस्ताव लिया और निर्णय लिया कि आज के बाद कादोली गांव में किसी भी समाज का कोई भी परिवार नुक्ता मृत्यु भोज नहीं करेगा। इस निर्णय का सभी ने समर्थन किया। जो राशि नुक्ता में खर्च होती है उस राशि को भामाशाह के रूप में पूरे गांव के लिए सामाजिक कार्य के रूप में लगा सकते हैं। इस मौके पर रामकिशोर पटेल, रामस्वरूप पटेल, रामस्वरूप काकरवाल, गोकुल राम और कादोली सहायता समूह के सदस्यों सहित काफी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित थे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।